हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ऑफ सर्कल रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एज के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर where age is a positive constant, the total force acting on the particle is। क्वेश्चन में बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की के रिप्रेजेंट है जो कि मेरे पास एक मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस ऑफ कैपिटल आर है जो डिपेंड्स करती है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन गिवन है वो कितना गिवन है हमारे पास ए एस स्क्वायर। ऐसे फॉर्मेट में वो हमारे पास क्या किया है, गिवन किया है। ठीक है, अगर इस तरह से गिवन किया है कि ए एस स्क्वायर है तो वेयर एज मेरे पास कैसा पॉजिटिव कांस्टेंट, टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा ये चीज मुझे निकालना है। तो देखिए, टोटल फोर्स ऑफ मेरे पास एक्चुअल में कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स प्लस ऑफ रेडियल फोर्स का समेशन। ठीक है, और वो भी वेक्टर के फॉर्मेट में होगा तो ये दोनों के वेक्टर समेशन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले टेंजेंशियल के लिए मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और रेडियल के लिए रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। ये के हुआ, इसके बाद हो हाफ एम और ये कौन सा हुआ वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर से अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और रेडियल चाहिए तो दोनों के लिए मुझे वेलोसिटी होना मस्ट भी कंपलसरी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट से मैं वेलोसिटी को फाइंड कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअल में ए एस स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा एम, जहां से v की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट टू ए बाई ऑफ एम और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हो गया एस, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा डीवी बाई ऑफ कितना टी टी, और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टू ए अपॉन ऑफ एम इंटू ऑफ डेस एस। तो देखो, मेरे पास मास भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट टू ए बाई ऑफ एम और ये चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बाई ऑफ एम इंटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितना होगा v हो जाएगा, और v की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली थी। बस इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंशियल ऑफ एक्सेलरेशन के लिए। ठीक, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट भी कर दिया तो मुझे ये दिखेगा कि स्क्वायर रूट टू ए बाई ऑफ एम इंटू स्क्वायर रूट टू ए बाई ऑफ एम इंटू ऑफ कितना हुआ एच, तो जिसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो टू ए बाई ऑफ एम इंटू ऑफ कितना हुआ एस। इतना ऑफ फॉर्मेट मेरे पास होना स्टार्ट हो, तो एस के फॉर्मेट की वैल्यूएशन ऑफ यही होगी ना। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ। ठीक है, टू ए एस बाई ऑफ एम यही है, ये टेंजेंशियल। और सिमिलर ऑफ रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हम कितना लिखेंगे वी स्क्वायर बाई ऑफ आर। तो रेडियल ऑफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो v का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा टू ए बाई ऑफ एम इंटू ऑफ स्क्वायर ऑफ मेरे पास एक ये हुआ अपॉन ऑफ रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर मेंशन है तो ये कैपिटल आर। ठीक, अब मेरे पास टोटल ऑफ फोर्स की बात कर रहा है तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है। ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, अगर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एफ टी का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना एफ आर का स्क्वायर, जहां पर से वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा एफ टी की वैल्यू एम इंटू ऑफ ए टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ऑफ अगले में कितना हो जाएगा एम इंटू ऑफ एम इंटू ऑफ ए आर का होल स्क्वायर, जहां पर से एम स्क्वायर सभी के लिए सेम होगा तो एम स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद स्क्वायर रूट में ए टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी टू ए एस बाय ऑफ एम का स्क्वायर प्लस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास टू ए एस का स्क्वायर अपॉन ऑफ एम इंटू ऑफ आर का होल स्क्वायर। तो जहां से f की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया m और ये वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर इंटू ऑफ एस स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4a स्क्वायर इंटू एस की पावर 4
और ये m स्क्वायर इंटू ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू होगी तो देखो ये m और ये बाहर आया तो ये 2 इंटू ए इंटू ऑफ एस ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से m स्क्वायर कॉमन लोगे तो m हो जाएगा, अंदर साइड जो बचेगा देखो यहाँ पर से लगभग सारे टर्म्स बाहर चले गए तो 1, यहाँ पर से बचा कितना एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन सा बच गया आर स्क्वायर। ठीक, तो m और m क्या हो गया कैंसिल, तो f इज इक्वल टू 2as और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ऑफ एस स्क्वायर बाय ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 1/2, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट था, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट कितना है k, एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ कितनी है हमारे पास l है, द सिस्टम इज रोटेट अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, द इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक स्प्रिंग की लेंथ हो, मेरे पास अगर इस तरह से स्प्रिंग मेंशन है कि ये मेरे पास इस तरह से मास m है और ये रोटेट कर रहा है, तो जब तक अनस्ट्रेचेबल लेंथ है तब तक स्प्रिंग में कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा और रोटेट नहीं होगा। बट जैसे ही रोटेट करेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल ऑफ फोर्सेस लगेगा जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ऑफ होगी, और ये क्या करेगा कि इसकी लेंथ को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के बाद ये होगा। अब इसकी जो इंक्रीजिंग लेंथ है वो x है, अगर ओरिजिनल लेंथ देखी जाए तो ये l है अनस्ट्रेचेबल लेंथ, बट इंक्रीज करने के कारण मेरे पास चेंजिंग लेंथ कितनी है x है। तो आपको मालूम है कि स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंजिंग ऑफ लेंथ के। ठीक, तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो इस फॉर्मेट से मुझे ये समझ में आएगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर से कि f इज इक्वल टू k इंटू ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ की वैल्यूएशन, तो l प्लस ऑफ x है और ऊपर l है, तो जो चेंजिंग ऑफ लेंथ है वो कितना है x। तो अगर ये स्ट्रेच हुआ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी k इंटू एक्स। अब मेरे पास अगर आपको मालूम है तो ये फोर्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो अंदर की डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, मतलब m इंटू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ टोटल लेंथ। अब ये रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा l प्लस ऑफ किसके इक्वल x के इक्वल। तो f में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूएशन है, f की वैल्यू ऑफ k इंटू ऑफ x है, ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ एल प्लस ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स। अगले स्टेप में अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो k माइनस ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ एल। तो x की वैल्यू कितना हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल अपॉन ऑफ k माइनस ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही वैल्यूएशन ऑफ किसकी है मेरे पास x की वैल्यूएशन। तो x की जो वैल्यू होगी मतलब जो नया डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कितना हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल अपॉन के माइनस ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट ऑफ पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑफ मास रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ कितना हमारे पास, रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, एंड रेडियस कितना हमारे पास कैपिटल आर, इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी कितने के साथ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, टेंशन इन द रिंग कितना होगा मुझे ये बताना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, तो कुछ इस तरह से रिंग। ठीक है, मेरे पास उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, एंड रेडियस ऑफ इसकी कितनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कितना है मेरे पास ओमेगा है, और ये कैसा अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में रोटेट कर। अब मुझे क्या बताना है कि इसके स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये बताना है। तो जैसे मैं क्या किया कि एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ यहाँ पर से यहाँ तक के लिए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
जिसके मास की जो वैल्यूएशन है इस स्मॉल पार्टिकल की, इसके मास की जो वैल्यूएशन वो मेरे पास कितना है, dm। ठीक, अब देखो, अब इस कर्वेचर ऑफ सरफेस से एक स्मॉल सा टेंशन ऑफ इस डायरेक्शन पे एक इसको टच करते हुए टेंशन फोर्सेस इधर लगेगा, सिमिलर ऑफ एक टेंशन ऑफ इधर लगेगा, क्योंकि ये पार्टिकल ऑफ मूव कर रहा होगा तो ऐसा फील होगा कि दोनों पार्टिकल में हर डायरेक्शन पे ऐसे टेंशन लग रहा, ठीक, तो दोनों डायरेक्शंस पे लग रहा होगा। तो अब अगर ऐसा कंसीडरेशन आप करो तो मैं बस क्या कर रहा हूँ कि इस आर्क की लेंथ को मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जूम करके अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन ऑफ वेब जस्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। अगर मैं क्या किया कि इसी पोर्शन को मैं पूरा जूम आउट करके देखना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें मैं जूम कर लिया अपना वो 10x का जूम लगा लिया, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये देखने के लिए कैसा दिखेगा, एकदम एक ऐसा कर्वेचर ऑफ लाइन दिखना स्टार्ट होगा जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा हो, ठीक है। ये पार्टिकल अगर बहुत जूम करके अगर मैं इसमें देखा तो ये पार्टिकल मुझे लगभग लगभग ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा दिख रहा, ठीक, इस पे एक टेंशन इधर आया, एक टेंशन इधर आया, ठीक। अब ये पार्टिकल्स पे मेरे पास यहाँ से एक एंगल बनाता हुआ मैं देख लिया, तो ये एंगल ऑफ पॉइंट यहाँ से इसको डिवाइड करता हुआ, तो ये मेरे पास कौन सा होगा, ये डी थीटा बाई ऑफ 2 हुआ, और आधा पोर्शन ये देख लिया तो ये डी थीटा बाई ऑफ कौन सा हुआ, 2। ये ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, डी थीटा बाई ऑफ 2। तो दो पोर्शंस पे इसको मैं डिवाइड कर लिया, तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से इधर का टेंशन ऑफ टी है और इधर का टेंशन ऑफ टी है। अब एक्चुअल में ये पोर्शन अपने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल पे प्रेजेंट हो, ठीक। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लाइन ऑफ ड्रॉप में किया हूँ, ये लाइन जस्ट ऑफ इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन बना रही है अपने इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है, तो ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस ऑफ डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई ऑफ 2। सिमिलर ऑफ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई ऑफ 2। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी cos d थीटा बाई ऑफ 2, और सिमिलर इधर इसके भी दिख जाएंगे t cos d थीटा बाई ऑफ 2, और एक कंपोनेंट ऑफ इसके इस डायरेक्शन में दिखेगा t sin d थीटा बाई ऑफ 2, सिमिलर ऑफ नीचे की डायरेक्शन में दिखेगा t sin d थीटा बाई ऑफ 2, ठीक। अब दोनों टेंशन ऑफ कहाँ पे लग रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन पे, तो टूवर्ड्स ऑफ सेंटर यही लग रहा है, तो समेशन ऑफ जो फोर्सेस होगा वो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कितना मेंशन है, आर मेंशन है, जहां पर से वैल्यू कितनी हो गई, 2t इंटू ऑफ साइन डी थीटा बाई ऑफ कौन सा हो गया, 2 इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ आर। अब अगर ये चीज है तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि मेरे पास डी थीटा बाई ऑफ 2 जो है वो बहुत स्मॉल है, लगभग लगभग जीरो के आसपास, तो साइन डी थीटा बाई ऑफ 2 जो है वो भी अप्रोक्सीमेशन ऑफ डी थीटा बाई ऑफ 2 के आसपास हो जाएगा। तो 2t की जो वैल्यू हो जाएगी वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मास कितना है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ dm है, तो मैं यहाँ पे इसको कितना लिख ले रहा हूँ, dm लिख ले रहा हूँ, तो ये कितना हुआ मेरे पास, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो गया मेरे पास, r, ठीक। अब ये चीज तो हो गया मेरे पास, तो अब dm की वैल्यू कितनी है, अब एक्चुअल में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पोर्शन की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, देखिए अब ये मेरे पास टोटल एंगल जो मेकिंग कर रहा था वो कितने का एंगल था, ये पूरा का पूरा एंगल हो कितने का था, डी थीटा का था। इसकी मेरे पास अगर ये बोला जाए तो लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, डी एम अपॉन ऑफ डी एल, और अगर आप कहो कि ये डी एल ऑफ जो लेंथ है ये मेरे पास कितना होगा, अगर आप जानते हो तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन ऑफ क्या कहते हो, रेडियस, जहां पर से डीएल की वैल्यू कितनी होगी, आर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, डी थीटा, तो लेमडा इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना हो गया, डी एम, और ये आर डॉट ऑफ कितना हो गया, डी थीटा, तो डीएम की जो वैल्यू हो जाएगी वो लेमडा डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, डी थीटा। यहाँ पर से वैल्यू निकल के आई 2t, डीएम की वैल्यू लेमडा डॉट ऑफ आर डॉट ऑफ डी थीटा,
और सॉरी इधर से डी थीटा बाई मैं स्किप करते चला जा रहा हूँ, डी थीटा बाई 2 और ये भी हो गया डी थीटा बाई ऑफ 2। देखो 2 और 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया और ये लेमडा डीएम की वैल्यू हो गई हमारे पास लेमडा इनटू आर डॉट ऑफ डी थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ आर। ठीक, तो देखिए डी थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो t इज इक्वल टू लेमडा डॉट ऑफ आर स्क्वायर इनटू कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये टेंशन की वैल्यू हो गई। तो लेमडा इनटू आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसके टेंशन की वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट है। देखो यहां तक मुझे समझने के लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस का ये सारा पोर्शन जो है कैलकुलेटिव है, अप्रोच हमारी सबसे स्टार्टिंग में फंसी हुई है। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हर पॉइंट पे हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि ये मास हर पॉइंट पे अपने ऐसे स्मॉल पोर्शंस को कवर करते हुए चल रहा है। तो मैं सिर्फ एक स्मॉल ऑफ पोर्शन लिया जो कि मेकिंग ऑफ एंगल बहुत स्मॉल अपने सेंटर से बना रहा है डी थीटा। आपको ये मालूम है कि हमेशा जो फोर्स होता है वो टेंजेंट ऑफ होता है उस कर्व की। तो मैं यहाँ पर से टेंजेंट ऑफ देखा, तो इस स्ट्रिंग में अगर सर्कुलर लूप है इस तरह से तो स्ट्रिंग के इस पोर्शन में एक टेंशन फोर्स इस साइड आएगा और सिमिलर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे डायरेक्शन पे आएगा। अगर मैं पार्टिकल ऑफ मास को इस साइड देखा तो इसके लिए पुलिंग होगा और इधर से देख रहा हूँ तो ये पुलिंग होगा। तो बस मैं इस कंपोनेंट को ही डिवाइड करते हुए चला। अब मुझे ये चीज नहीं मालूम है कि देखो ये लाइन ऑफ मेरे पास एक एंगल इस साइड बनाता हुआ दिख रहा होगा और एक एंगल आपको इस साइड बनाता हुआ दिख रहा होगा। बस उस डी थीटा को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया जो कि मुझे उसको वहां पर से एक पोर्शन में राइट एंगल बना रहा हो। तो अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये 90 माइनस ऑफ डी थीटा बाई 2 हो जाए और ये कितना हो जाए डी थीटा बाई 2। और ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे कैंसिल कर रहे होंगे, इसलिए वो एक सर्कुलर मोशन करके दिखा पा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके पास आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, जस्ट ऑफ कैलकुलेशन के एक्स्ट्रा कंपोनेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m and length l rotate in horizontal plane with an angular velocity omega about a vertical axis passing through one end। ठीक, the tension in the rod at distance x from the axis is। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर m है और लेंथ कितना है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक l है। इसका मास ऑफ कितना हमारे पास m है और ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास ओमेगा। ठीक, अब एक एक्सिस है जो पास कर रहा है इसके वन एंड से और टेंशन पूछ रहा है किसी भी डिस्टेंस ऑफ एक्स पे। एक सिंपल सा फॉर्मेट में ये काउंटिंग किया कि इससे कितनी डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल ऑफ पार्टिकल में कंसीडर कर लिया जिसका मास मेरे पास कितना है डीएम है और जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। तो ये लेंथ की जो वैल्यूएशन आएगी वो कितनी हो गई होगी मेरे पास dx। ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास उसका पूरा का पूरा मास m है और पूरी की पूरी लेंथ ऑफ l है। तो यहाँ पे कितना टेंशन लग रहा हो, देखो अगर मैं इस इंट की बात करूं तो इधर टेंशन ऑफ t आ रहा होगा और उसके दूसरे साइड में अगर देखो इस साइड से अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे टेंशन ऑफ बढ़ते चला जाएगा। तो एक स्मॉल पार्टिकल में जो टेंशन भी आ रहा होगा वो कैसा टेंशन होगा, स्मॉल टेंशन होगा। तो जो मेरे पास dt की वैल्यू होगी या फिर ये कहूं कि जो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस पार्टिकल पे जो लग रहा होगा ड्यू टू ऑफ रोटेशन वो सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस के कैसे होना चाहिए इक्वल। तो इसका मास कौन सा है dm और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर और डिस्टेंस इस पार्टिकल का कितना है मेरे पास x। ये क्वेश्चन में पूछा x डिस्टेंस के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास dt इज इक्वल टू dm इनटू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये चीज हुआ तो मैं बस इसे क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेट ऑफ करते चलूं तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मेरे पास ये कितना हुआ dm डॉट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ x। बट इस dm की वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए ना। तो लेमडा इज इक्वल टू बॉडी का मास अपॉन कितना हो जाएगा लेंथ और अगले स्टेप में कितना हुआ dm बाई ऑफ कितना हो गया इसकी वैल्यूएशन ऑफ dx हो गई। तो dm की जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करके ले आऊंगा वो m बाई ऑफ l डॉट ऑफ कितना हो गया है dx। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू ऑफ t हो गया
और ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया m बाय ऑफ लेमडा डॉट ऑफ dx इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो गया x, और x की वैल्यू मेरे पास किसी भी ऑफ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ x के लिए बोल रहा है, तो ये वैल्यूएशन स्टार्ट कहां से कर रहा हूं मैं, किसी डिस्टेंस x से स्टार्ट करके l के लिए। देखो अब मेरे पास इसके पीछे क्या बोल रहा है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एक्सिस पासिंग द टेंशन इन द रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस, इस डिस्टेंस ऑफ x से इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करते हुए मेरे पास अब पूछा, ये यही हो रहा होगा। तो टेंशन की वैल्यू 2 हो गई, t हो गई, ओ सॉरी m बाय ऑफ लैम्डा कब मैं लिख दी, ये वैल्यू ऑफ मेरे पास एक्चुअल में l है, m बाय ऑफ l। सिमिलर ऑफ मेरे पास यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, ठीक, ये कितनी होनी है l। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पर से कॉमन लिया तो m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, कोई भी चेंजेस नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना चेंजेस रखेगा x डॉट ऑफ dx, जहां से x हुआ और ये कौन सा हुआ l हुआ। तो टेंशन की वैल्यू m बाई ऑफ एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई ऑफ 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू ऑफ x इंटू ऑफ कितना हो गया l। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो m बाई ऑफ एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई m इंटू ओमेगा स्क्वायर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ऑफ 2l ब्रैकेट के अंदर l स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 24 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, water in a bucket is wired in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We concluded, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक बकेट को मैं ऐसे पकड़ के ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं घुमा रहा हूँ तब भी मेरे पास वाटर ऑफ नीचे नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए जब बकेट ऑफ यहाँ पर होगा अपने टॉप एंड पे, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। अब ये अगर नीचे की डायरेक्शन पे आ गई है, यहाँ पे ये बैलेंस भी है, तो ये मेरे पास mg की वैल्यू किसके इक्वल हो रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्सेस के इक्वल हो रही होगी। v के फॉर्मेट गिवन तो मैं v ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये नीचे नहीं आ रहा है मतलब ये कंफर्म है कि mg की वैल्यू कैसी हो रही होगी, लेस देन हो रही होगी mv स्क्वायर बाय ऑफ r से। अगर ये इक्वल है तो वहीं पर बैलेंस रहेगा, हो सकता है सरफेस को भी छोड़ दे, लेकिन अगर नीचे नहीं आ रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम हो गई, बट मेरे पास किसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है, मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो 25 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन रफ, म्यू इज इक्वल टू 0.5 म्यू, सॉरी एक आदमी है जो कि कैसा, a man is standing on rough horizontal disc rotating with constant angular velocity of 5 radian per second. At what distance from the center should he stand so that he does not slip on the disc? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक सर्कुलर ऑफ डिस्क है, इसके ऊपर एक आदमी है जो ऐसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और ये इसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। एक आदमी जो इस डिस्क के ऊपर खड़ा है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस ऑफ आर कितनी होगी जिससे ये गिरे ना, ठीक। तो सबसे पहली चीज अगर ये गिरने की कंडीशंस पे आएगा तो आप एक चीज समझो कि ये बॉडी ऑफ कहाँ जाना चाहेगी, बाहर से। तो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे अगर मैं ये आदमी को यहाँ पर ड्रॉ करूं, कि आदमी मेरे पास बाहर साइड जाएगा ड्यू टू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और इसको बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस लगेगा जो इसके अपोजिट साइड, ठीक है। अब मेरे पास क्या बोला है कि स्टैंड ऑफ दैट डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क, ये स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए मेरे पास कभी भी, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो इसके मैक्सिमम ये m ओमेगा स्क्वायर इनटू जो r है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन ऑफ कौन सा होना चाहिए, fs मैक्स से लेस देन होना चाहिए। मतलब ये m हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर इनटू r हो गया, लेस देन ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन को हम कितना कहते हैं, म्यू डॉट ऑफ
एन कह रहे होंगे तो ये एम डॉट ऑफ कौन सा हो गया होगा जी, एम एम क्या हो गया होगा कैंसिल। तो जहां पर से मुझे आर की वैल्यू पूछा इज लेस देन ऑफ एन में बी इक्वल टू म्यू डॉट ऑफ जी अपॉन ऑफ कितना होना चाहिए आर होना चाहिए। ठीक, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 0.5 है, और सॉरी आर में फिर से लिख दिया क्या, ये ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी 0.5 है इनटू जी की वैल्यू कितना हमारे पास 10 में कंसीडर कर लेता हूँ, और ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया। तो मतलब मैं इस चीज को ऐसा समझ सकता हूँ कि आर इज लेस देन ऑफ कितना हो गया, ये 5 बाय ऑफ 25, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाय 5, तो रेडियस की वैल्यू लेस देन और मे बी इक्वल टू 0.2 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट ये मेरे पास गिरेगा नहीं, और उसके बाद हो सकता है अगर आर की वैल्यूएशन इससे कम होना स्टार्ट हुई, कि रेडियस की वैल्यू हमेशा इससे कम और इसके कैसा होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर वैल्यू बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा और आदमी गिर जाएगा। तो मेरे पास क्या बोला है कि कितने डिस्टेंस तक 2.0.2 से कम की डिस्टेंस जितनी भी हो सब एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 26 का कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्मूथ रोड passes through a curved portion of the road in the form of an arc of circle of radius कितना है 10 meter, if the mass of the car is 500 kg, the reaction on car at lowest point p where its speed is 20 meter per second। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक कर्व ऑफ सरफेस इस तरह से बना है और एक कार ट्रेवल कर रही है हमारे पास इस कर्व सरफेस के एक्रॉस, ऐसा बोल रहा है। स्मूथ रोड है, पास थ्रू कर्व ऑफ रोड किस थ्रू चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ रोड इज फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, इसकी रेडियस गिवन कितनी मीटर है 10 मीटर। ठीक है, if the mass of the car is 500 kg, mass of 500 kg मतलब इसका mass into gravitational acceleration नीचे साइड लग रहा होगा, और रिएक्शन ऑन कार एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पीक मेरे पास कितना होगा जब उसकी स्पीड हमारे पास मेंशन है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर वेट mg लग रहा होगा तो इस डायरेक्शन में एक कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये सभी फोर्सेस का जो समेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन किसके इक्वल, आर के इक्वल। ऊपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नीचे की डायरेक्शन पे जो होगा वो बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m, ऊपर साइड v स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हो गया r। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ये दूसरे साइड गया तो ये mg प्लस ऑफ कौन सा हो गया mv स्क्वायर बाय ऑफ r। मास की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई मेरे पास 500 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 प्लस ऑफ मास की वैल्यू 500, और वेलोसिटी की जो वैल्यूएशन वो कितना हो गया 20 का स्क्वायर इनटू रेडियस की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना है 10 मीटर। तो ये और ये टर्म्स कैंसिल, तो कितना हो गया मेरे पास 5000 5000 प्लस ऑफ 50 इनटू ऑफ कितना हो गया ये 400 हो गया। तो मतलब ये मेरे पास लगभग लगभग कितना हो गया, अगर आप यहाँ पर से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास देख लो आप एक बार 25 के आसपास जा, ये 5000 हो गया देखो, और इसको आप कितना लिखोगे 20, और ये कौन सा हो गया 1000, ये 25,000 हो गया, मतलब कितना किलो न्यूटन 25 किलो न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन होगा। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उससे ज्यादा, नॉर्मल ऑफ वेट से 5000, लेकिन ड्यू टू ऑफ मेरे पास कर्वेचर ऑफ पाथ के कारण इस एंड पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 किलो न्यूटन। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एक पेंडुलम बॉब इज स्विंगिंग इन वर्टिकल प्लेन सच दैट इट्स एंगुलर एम्पलीट्यूड इज लेस देन ऑफ कितना है मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग इज कट, at its highest point string is cut,
विच ट्रेजेक्ट्री इज पॉसिबल फॉर द बॉब आफ्टर व्हाट। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ऐसा पूछ रहा है कि मेरे पास अगर मैं इसे कट कर दिया तो इसके बाद ये कहां पर गिरेगा। ठीक है, देखिए जैसे कट किया तो ये गिरेगा कहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि विच ट्रेजेक्ट्री इज पॉसिबल फॉर द बॉब आफ्टर वर्क। देखिए आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, जो स्विंग कर रहा है वर्टिकल प्लेन में इस तरह से कुछ, सच दैट इस एंगुलर एम्पलीट्यूड इज लेस देन ऑफ, कितना है उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री से कैसा है, कम है। मतलब मेरे पास ये इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग इज कट। जब स्ट्रिंग अपने हाईएस्ट ऑफ पॉइंट पे है तभी इसे कट कर दिया, तो ये बॉब जाएगा कहाँ, तो देखो हाईएस्ट ऑफ पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर जीरो हो गई तो अगर मैं इसी पॉइंट पे कट कर दूंगा तो ये तुरंत कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का जो करेक्ट होगा सी, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ही नहीं कि ये तो इस पाथ को जाए ये तो इस पाथ को जाए, ये कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये जस्ट ऑफ फ्री फॉल कर जाएगा ड्यू टू ऑफ किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो मेरे पास 28 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक कॉनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन सर्कल, a conical pendulum is moving in circle with angular velocity of कितना है, ओमेगा as shown if tension in the string is T, which of the following equation are correct। मेरे पास क्या बोल रहा है कि एक कोनिकल पेंडुलम है जो मूव कर रहा है एक सर्कल के फॉर्मेट में जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कितनी है, ओमेगा। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट, ऐसा पूछ रहा है कि टेंशन के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ करेक्ट होगा। ठीक, तो एक जस्ट ऑफ ऐसा फॉर्मेट ऑफ लिए और ये पेंडुलम ऑफ हम लोग ले लिए। ठीक है, इसका मास m है, इसका मेकिंग ऑफ एंगल थीटा है, तो इसका वेट ऑफ नीचे की डायरेक्शन में जाएगा mg, और सिमिलर ऑफ वेट्स में ये स्ट्रिंग में इधर टेंशन और ये टेंशन ऑफ t। ठीक, अब अगर ये थीटा है तो एक लाइन ऑफ मैं यहाँ ड्रॉ किया तो ये भी मेकिंग ऑफ एंगल कितना होगा, थीटा। इसकी वैल्यूएशन जो होगी ये कितनी हो जाएगी, t cos थीटा, और एक कौन सा हुआ मेरे पास, t sin थीटा। कंफर्म या नहीं। अब अगर ये चीज हुआ तो आप ये चीज समझो कि मेरे पास t cos थीटा की वैल्यूएशन ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी स्टेप में मुझे टेंशन ही कैलकुलेट करना है, तो ये चीज देखो कि बॉडी इसी t sin थीटा के लिए ये सेंटर की डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये t sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ r। अब ये कोनिकल पेंडुलम बोल रहा है तो इसकी लेंथ अगर L मेंशन है तो मेरे पास अगर ये L मेंशन है तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, ये वैल्यूएशन L sin थीटा और ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास L cos थीटा। तो R की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी एक्चुअल में L cos थीटा हो जाएगी, जहां से T sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर और r की वैल्यू कितना हुआ, l cos थीटा हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब अगर ये चीज यहाँ पर हो गई है तो अब मेरे पास किसकी वैल्यूएशन पूछा है, टेंशन की वैल्यू बोला, विच ऑफ द इक्वेशन ऑफ करेक्ट है, बस ये चीज पूछा है। ये नहीं बोला कि कौन सी वैल्यू ऑफ करेक्ट है और कौन सी वैल्यूएशन ऑफ करेक्ट नहीं है। उल्टा मैं लिख दिया ना, सॉरी 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 सॉरी, रेडियस की वैल्यू पूछा है ना, तो ये अगर L है तो ये मेरे पास कैसा है, ये परपेंडिकुलर थोड़ी, ये थीटा तो ये बेस है और ये कौन सा है, परपेंडिकुलर, तो ये L cos थीटा हो गया और ये कौन सा हो गया, L sin थीटा हो गया। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, L sin थीटा हो गया। ये sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कौन सा है, तो टेंशन की जो वैल्यूएशन दिखेगी आपको m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना दिख जाएगा, L दिख जाएगा। तो 29 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि ए रोड इज बैंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर negotiating a curve of radius 10 square root 3 meter।
एट व्हाट वेलोसिटी विल ए कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन व्हाइल नेगोटिएटिंग दिक्कत। ठीक, मतलब ये बोल रहा है कि एक रोड है जो ऐसा बैंड है जो कितने के एंगल में 30 डिग्री में है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, और मेरे पास कैसा उसकी जो रेडियस है वो कंसीडरेबल ऑफ है, तो वो मेरे पास नेगोटिएटिंग ऑफ कर मतलब ऐसे कर्व की थिकनेस ऑफ को अभी हम लोग कैसा कंसीडर ऑफ नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू ऑफ ले रहे हैं, रेडियस की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और मेरे पास ये बोल रहा है कि वो कार कितनी ऑफ स्पीड से वो जा सकती है कि जब उसमें फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो बैंक ऑफ रोड की कंडीशन में v की जो वैल्यूएशन होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ r जो g डॉट ऑफ टेन थीटा के कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जहां से वेलोसिटी में r की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट 3 और g की वैल्यू ऑफ 10 हो गया, इनटू ऑफ कितना हो गया 1030, और 1030 की वैल्यू हम कितना कहते हैं 1 बाय ऑफ रूट 3, तो 10 रूट 3 इंटू ऑफ 10 इंटू 1 बाय ऑफ रूट 3 कैंसिल, तो v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई 10। अब ये सारी चीजें हमारे पास मीटर पर सेकंड में और ऑप्शन से किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए 18 बाई 5 कर लेते हैं, तो ये 2 से हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v की जो वैल्यू आ गई वो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस करो और बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।